सर हमारे बाजार में बड़े डेटा क्या दिखे? हमारे बाजार के बड़े डेटा है, लगातार चौथे दिन निफ्टी में कमजोरी रही, गिरकर 9 दिनों के निचले स्तर पर पहुंचा है, 25,027 इंट्राडे में बनाया। निफ्टी लगातार 5वें दिन ऐसा है जिन लेवल पर ओपन होता है बंद उसी के नीचे होता दिख रहा है, यानी कि ओपनिंग लेवल को क्लोजिंग तक हम नहीं संभाल पा रहे हैं। इंट्राडे में ऊपर नीचे हो सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन बंद उसी के नीचे हो रहे हैं। यानी कि सुबह सुबह 9:15 पे तो मूड बना के आता है लेना है लेना है लेना है, और 3:30 पे देना है देना है देना है, वैसा आ जाता है। तो वो वाला हाल है, ये हो रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लगातार चौथी दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया, यानी कि पिछले दिन के लो के नीचे गए और पिछले दिन के हाई को हम पार नहीं कर पाए, जो कि कमजोरी का संकेत होता है। और ऐसा लगातार 4 दिन से कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है हर लेवल पर बिकवाली का प्रेशर तो है ही। अब आइए बैंक निफ्टी लगातार 6 दिन गिरकर, लगातार 6 दिन तो नहीं, परसों ऊपर भी था, कल नीचे आया, लेकिन 6 दिनों का लोअर लेवल उन्होंने बनाया है 55,040 का इंट्राडे में। तो एक दिन जो 225 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में बनी थी और गलत झूठी उम्मीदें जगाई थी इसने बैंक निफ्टी ने, वो एक दिन में धराशायी होगी। मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने बैंक निफ्टी से मोह छोड़ा है ना, आप देख लो इसकी हालत कैसी होगी। हाँ, वो बात ही नहीं रही, वंस अपॉन ए टाइम हो गया अब ये। क्या एक ज़माना था, क्या बेलगाम घोड़ा होता था। अच्छा, तेजी हो या मंदी, एक्शन ऐसा आता था जो आप प्रेडिक्ट कर पाए। अब इसका मतलब ही खत्म हो गया। कल भी हम बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी देखो 2 अलग डाइवर्स सिग्नल दे रहा है। आधा बैंक निफ्टी कह रहा है, वो बताया था ना, बाल्टी में मेंढक, हाँ मेंढक है। बैंक निफ्टी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। एसबीआई पीएसयू बैंक सोचते हैं, कोटक एक्सिस सोचते हैं बाहर निकालें, एचडीएफसी और आईसीआईसी के नीचे खींच लेते हैं। वैसे ही हाल है और वही हो रहा है, आप देख लीजिए। सो बैंक निफ्टी का वो चार्म निकल गया, मज़ा नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में। और इस तरह के सिग्नल है कि आप न खरीद पाते ढंग से, न बेच पाते हैं। यूजलेस इंडेक्स हो गया एक तरह से, जो एक वंस अपॉन अ टाइम डार्लिंग इंडेक्स था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वो वाली चीज़ है। मिड कैप स्मॉल कैप 2 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, और मिड कैप 2 हफ्तों के, स्मॉल कैप 1 हफ्ते के निचले स्तरों पर है। लगातार 30 दिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी समस्या दिख रही है, और ब्रॉडर मार्केट की ये समस्या गंभीर है, लोअर लो और लोअर हाई बनने की। यानी कि अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी कमजोरी के संकेत साफ साफ आपको नजर आ रहे हैं। साफ साफ, आप नहीं देखना चाहें तो अलग बात है, बाकी संकेत साफ है। करेक्ट। अब आइए, पीएसयू बैंक इंडेक्स अभी भी मजबूत है, बिल्कुल है, है। लगातार तीसरा दिन है पीएसयू बैंक इंडेक्स इंट्राडे में 1 साल की नई ऊंचाई पर पहुंचा है। हालांकि कल फिर से बंद लाल निशान में हुआ। अब क्या करेगा, बाकी सब नहीं चलेंगे, और बैंक निफ्टी में अगर प्राइवेट बैंक इतना घटेंगे तो पीएसयू बैंक पे भी असर तो आता ही है ना भाई। अब वो खानदान तो एक ही है, सही बात है। अब आपके खानदान में 2 ऐसे बीमार पड़े तो आप थोड़ी पार्टी करोगे ऐसा, और वो भी 2 बड़े बड़े लोग हैं, है ना, ताऊ और चाचा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो भतीजे बेचारे छोटे छोटे इंडियन बैंक टाइप के कब तक पार्टी मनाएंगे, राइट। वैसे ही हाल हो रहा है बैंक निफ्टी का। तो इसलिए ये भी सुबह सुबह तो बड़े जोश में आए कि हम यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन ताऊ और चाचा को देख के बेचारे इनकी भी तेजी निकल के खत्म हो गई। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचा है। आईटी इंडेक्स 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर आता हुआ दिखा है। ये आपके लिए इंडेक्स के लिहाज से कुछ बड़े रेट है। अब थोड़े स्टॉक्स के बता दो। बिल्कुल सर। रिलायंस 4 दिनों से नीचे बंद हो रहा है। 5 दिनों से रिलायंस जिन लेवल पर ओपन होता है उसके नीचे बंद हो रहा है। और ये क्यों लिखा है मैंने, उसका कोइंसिडेंस बता दूँ यहाँ। निफ्टी भी लगातार 5 दिनों से ओपनिंग लेवल के नीचे बंद हो रहा है, रिलायंस भी लगातार 5 दिनों के ओपनिंग लेवल के नीचे बंद हो रहा है। मतलब पूरा योगदान रिलायंस का गिराने में है। करेक्ट, ये समझने की बात गिरा है। ऊपर टिक नहीं पा रहा। हमारी भी रिकवरी आती है, निफ्टी में टिकती है। दिन में जो भी रिकवरी आए पिट नहीं है बाद में। मतलब 2-2.5 के बाद तो गिरना निश्चित है। ये मूडी बना रखा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायंस भी 3 दिनों से 100 EMA इसका जो है 1395, 1394, 95, 96, 94, 95, 96 वहाँ जाता है, लौट के आ जाता है। नहीं, मुझसे ना हो पाएगा। कैसे? जैसे बैंक निफ्टी से नहीं हो रहा था 55,675, जैसे एचडीएफसी बैंक से नहीं हो रहा था 966, वैसे ही रिलायंस ने भी 1395 को ऐसा मेंटल ब्लॉक बना दिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। वैसा मेंटल ब्लॉक 3 दिनों से वहाँ पहुँचता है, घूम फिर के वापस आ जा रहा है। सेम बैंक अब आओ, एचडीएफसी बैंक दूसरा दिग्गज 15 दिनों के निचले स्तरों पर आ गया 943 पे। 14 दिनों तक इसने टाइम पास किया 966 पे। ठीक है, 966, 20 रुपये घटने में 2 दिन लगे खाली। और कल हम बात ही करते थे, ब्रेकडाउन का संकेत आ गया 16 दिनों के बाद में, और आज ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया आपका। लगातार दूसरे दिन आप 966 के नीचे अच्छे खासे बंद हुए। नंबर 2 कल्प्रिट रिलायंस के बाद एचडीएफसी। नंबर 3 कल्प्रिट हम ढूंढ कौन कौन खराब कर रहा है, कटघरे में कड़ा कर, हाँ पता चले ना कौन कौन खराब कर रहा है। तीसरा आईसीआईसी बैंक इंट्राडे में कल 5 महीनों का निचले स्तर छुआ इसने 1376 का।
अब बताओ कैसे चले निफ्टी, सही बात है। कैसे चले, कोई चांस नहीं। कैसे चले बैंक निफ्टी? HDFC बैंक और ICICI बैंक के डेटा ही है, और ये दोनों ना चले, तीनों ना चले, तो बेचारे मिड कैप स्मॉल कैप की क्या गलती, कैसे चले वो? 3 दिनों से वो भी खराब हो रहे हैं। करेक्ट। तो ये है पूरा का पूरा मामला बिग डेटा आपके लिए इंटरेस्टिंग। बिग डेटा ये जानने समझने इसलिए जरूरी होता है कि आपको बाजार का टेक्सचर, डायरेक्शन पता चले कि हो क्या रहा है मार्केट में। एब्सोल्युटली। सर FIs DIs कैसे संकेत दे रहे हैं? FIs की इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आई है 14.5%, और आपको सरप्राइज होगा कि इस कमजोर बाजार में यहाँ पर 28 जुलाई के बाद के हाईएस्ट लेवल पर पहुंची है इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन। इसका आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन FIs की स्टॉक फ्यूचर्स का जहाँ तक सवाल है, खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड साफ नहीं है। 5 सितंबर से लेकर अब तक हर रोज इनका मूड बदलता है। एक दिन स्टॉक फ्यूचर्स खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं। सिर्फ बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि 2 दिन तक लगातार बेचे, बट अदरवाइज एक दिन खरीदो एक दिन बेचो, एक दिन खरीदो एक दिन बेचो। और कल का दिन बेचने का था क्योंकि परसों खरीदा था, कल बेच दिया 473 करोड़ का। थैंक यू वेरी मच। करेक्ट। ट्रेंड बाकी भरा। अब रहा सवाल बाकी डेटा का। नेट कैश इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर FIs ने बेचे 3500 करोड़, और घरेलू फंड की खरीदारी हुई थोड़ी छोटी 1212 करोड़ की। लेकिन दिन इंपॉर्टेंट है, डेटा नहीं। 22वें दिन खरीदा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 750 करोड़ की एक्सो नोबेल की ब्लॉक डील भी है, उसका भी छोटा मोटा एडजस्टमेंट 780 करोड़ के आसपास की है। बट ओवरऑल 22वें दिन खरीदने का मूड माहौल बरकरार है। थोड़ा खरीदने के बावजूद एक दो चीज़ें हैं जो दिक्कत कर रही है। एक तो ये कि ब्लॉक डील्स बहुत हो रही है, हर रोज लगभग। आज भी पॉली कैब है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि IPO इतने खुले पड़े हैं, हाँ, तो थोड़ा पैसा तो वहाँ जाता ही है। करेक्ट। तो दोनों चीज़ें मिलके वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है खरीदारी का। आंकड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है घरेलू फंड का, क्योंकि ब्लॉक डील आ जाती है तो उसी में ले लेते हैं। सही बात है। ठीक है, IPO खुले तो उसमें ले लेते हैं। तो पैसा तो पैसा ही ना, इधर जाएगा या उधर जाएगा, करेक्ट। इसलिए भी थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। ओके सर, इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में क्या बड़े डेटा है? ग्लोबल डेटा दो बड़े, एक तो पहली इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कच्चा तेल थोड़ा ऊपर आया है, भंडार वगैरह थोड़ा कम हुए हैं, उसके चक्कर में $69 के ऊपर है, $70 की तरफ बढ़ा, 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो थोड़ा कच्चा तेल हल्का हल्का फड़फड़ा रहा है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ जान लौट गई, पूरे फड़फड़ा रहा है एकदम। यूक्रेन के हमले हो रहे हैं ना। हाँ, तो वो उस चक्कर में फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। करेक्ट। रुपया 88-81 के रिकॉर्ड लो के करीब 10-12 पैसे वहाँ से दूर है। गोल्ड ने लाइफ हाई बनाया था 1,14,179 रुपये का, और चांदी ने 1,35,700 का लाइफ हाई बनाया। वहाँ से हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, 1,500-1,700 रुपये दोनों घटे हैं थोड़े बहुत। कॉपर मई 2024 के बाद 15 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिखा है। ऑलराइट। इनफैक्ट सर, मैं चाहूंगी कि इसी को थोड़ा सा ट्रैक किया जाए। अभी तक हम कॉपर के बारे में इतना स्ट्रेंथ के साथ बात नहीं करते थे कि गोल्ड और कॉपर, क्योंकि गोल्ड में भी तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हाई बने ही हैं। करेक्ट। तो क्या हुआ क्या है सर यहाँ पे, ये थोड़ा तो समझो। मैं करता भी नहीं कभी जनरली मेटल्स में, गोल्ड में, कॉपर, खाली इतना बता दे इतना ऊपर नीचे। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानना समझना जरूरी है, और ये इसलिए भी कि जिन लोगों को मेटल्स की तेजी और गोल्ड की तेजी पर अगर किसी को क्वेश्चन मार्क है तो ये समझना जरूरी है। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कल इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक ग्रासबर्ग करके एक माइंस है, वो माइंस कल बंद हुई है। उसमें प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है कुछ कारणों से, कारण जो भी हो, ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसकी ये कर रहे हैं कि दुनिया भर में जितना प्रोडक्शन कॉपर का होता है और गोल्ड का होता है, इसका 1.5 से 2% प्रोडक्शन यहाँ से होता है। ये प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, हो जाएगा, कौन सा फर्क पड़ता है? हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने हो जाए तो क्या फर्क पड़ता ना। मिनिमम जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे अगले 2 साल तक तो प्रोडक्शन शुरू वापस होने की संभावना नहीं के बराबर है, होगा ही नहीं। पिछली बार 2019 में ऐसा हुआ था वेल में, तब भी यही सेम सिचुएशन हुई थी। इस बार यहाँ पे होता दिख रहा ग्रास में। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनियां कॉपर प्रोडक्शन कर रही है उनके लिए अच्छी खबर है, लाइक वेदांता टाइप के लिए हो गए या हिंदुस्तान कॉपर टाइप के हो गए। दूसरा, गोल्ड के दाम को लेकर अगर आपको फिर ये लगता है तो फिर ये समझ लीजिए कि गोल्ड का प्रोडक्शन 2% घटेगा तो फिर गोल्ड के दाम भी मजबूत रहने की संभावना है। इस पर थोड़ा रिएक्शन आ सकता है एक दिन की कमजोरी के बाद। तो ये गोल्ड और कॉपर में ये मजबूती का संकेत प्रोडक्शन कम होने की वजह से आ रहा है। और ये प्रोडक्शन कम मतलब परमानेंट तो कभी लाइफ में नहीं, लेकिन 2 साल का पीरियड अगर है वो अच्छा खासा लंबा पीरियड है जिसके लिए प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो आई थिंक आज आपको हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे शेयरों पर नजर रखनी चाहिए और गोल्ड पर भी नजर रखनी चाहिए। क्या इस खबर के बाद गोल्ड में थोड़ी रिकवरी आती है? ऑलराइट, चलिए मेटल्स तो हमने समझ लिया, यहाँ पर क्यों इतनी स्ट्रेंथ देखने